हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जो है वो अपना जो डिस्कशन था वो कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हमारा जो मेन डिस्कशन होगा वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले ध्यान रखिए कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एंड द डायरेक्शन इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है। ठीक है, तो इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। एंड सेकंड थिंग, जो ये वेक्टर क्वांटिटी तो है ही है, और जो सेकंड थिंग ये है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द सरफेस, है ना। तो आप लिख सकते हो नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि एरिया इज एन वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन इज बेसिकली नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो ये कोई भी सरफेस हो सकती है। ठीक है, तो अगर जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो ये एक प्लेन सरफेस है, वर्टिकल प्लेन सरफेस रखी हुई है। ठीक है, तो इसमें जो है एरिया वेक्टर जो है वो दो बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब देखो इसमें एरिया वेक्टर आप नॉर्मल इस पर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और इधर भी, तो ये भी आप एन कैप बोल सकते हो, ये भी एन कैप बोल सकते हो। तो अगर आप एरिया वेक्टर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, डीएस वेक्टर। अब वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएस हो गया और एन कैप जो होगी वो डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम सर्कल की बात करते हैं। ठीक है, ये अगर हम सर्कल बोलते हैं तो अब हमें क्या बताया था, सर्कल सर्कल में दो सरफेस होती है, एक तो हो जाएगी कर्व सरफेस और एक हो जाएगी ये जो बेस होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये बेसिकली हेमिस्फेयर है ना। सर्कल की अगर हम बात करें, चलो पहले सर्कल को ही डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास मान लो ये कोई सर्कल है। ठीक है, तो अगर सर्कल है, अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो इसमें दो एरिया वेक्टर बन जाएंगे, एक नीचे भी बन जाएगा और एक ऊपर की तरफ भी बन जाएगा। तो अगर हम देखो क्रॉस सिंबल जो है फिजिक्स में दिखाता है डाउन टू द प्लेन, एंड डॉट सिंबल दिखाता है अप टू द प्लेन। तो इसमें दो एन कैप हो जाएंगे। ठीक है, ये सर्कल के लिए हो गया मान लीजिए, और ये जो हो गया ये हमने प्लेन के लिए डिस्कशन करा था। ठीक है, तो अभी तक तो हमारे पास इतना समझ में आ चुका हमें। ठीक है, अगर हेमिस्फेयर में बात करी जाए तो हेमिस्फेयर में दो सरफेस हो जाएंगे। ठीक है, हेमिस्फेयर को समझने से पहले हम स्फेयर का केस समझ लेते हैं तो ज्यादा सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो कि हमने एक स्फेयर ड्रॉ करा, ये ये हमने एक स्फेयर ड्रॉ करा। ठीक है, अभी स्फेयर जो हमने ड्रॉ करा है, इस स्फेयर में भी बेसिकली जो है हमारे पास में स्फेयर में क्या होता है ना कि स्फेयर में इनफाइनाइट नॉर्मल वेक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट रेडियस ड्रॉ कर सकते हो। भाई अगर कोई भी आपके पास में मान लो कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल, जैसे आप इस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हो, इस सरफेस पर नॉर्मल इस तरफ हो जाएगा। इस अगर मान लो ये आपकी सरफेस है, इस सरफेस पे नॉर्मल इधर हो जाएगा। ठीक है, इस सरफेस में अगर नॉर्मल देखा जाए तो इस तरफ हो जाएगा, इसमें देखा जाए तो इस तरफ हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो आर कैप की डायरेक्शन में होता है। तो ये स्फीयर का केस है और ये इंपॉर्टेंट केस है। स्फीयर में देखा जाएगा अगर एन कैप जो होगा वो आर कैप की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर में बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे कि हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर में ये हो जाएगा कि हेमिस्फीयर में दो सरफेस हो जाएंगे। एक तो हो जाएगी इसकी कर्व सरफेस जो ऊपर वाली सरफेस है, और एक हो जाएगी सर्कुलर सरफेस जो बेस होगी। तो बेस में नॉर्मल वेक्टर, ध्यान रखना नॉर्मल वेक्टर ना आउटवर्ड टू द सरफेस ड्रॉ किया जाता है ऑलवेज, है ना। तो अगर आप चाहते हो तो डेफिनेशन में ये इंक्लूड कर सकते हो कि आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये सरफेस है तो इसका नॉर्मल वेक्टर तो एन कैप हो गया, ये है सर्कुलर के लिए आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, और अगर आप ये ऊपर वाली सरफेस के लिए ड्रॉ करना चाहते हो, ये वाली सरफेस के लिए, तो इसमें अगेन ये तो एक स्फीयर का आधा पार्ट हो गया ना, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का अपर पार्ट जो होगा वो स्फीयर का हाफ पोर्शन हो जाएगा। तो जैसे स्फीयर में इनफाइनाइट नॉर्मल वेक्टर होते हैं, इसलिए यहाँ पर भी नॉर्मल वेक्टर इनफाइनाइट हो जाएंगे, और किस डायरेक्शन में होंगी, आर कैप की डायरेक्शन में होंगी। ठीक है, तो इस यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो तो एन कैप जो हो जाएगा वो आर कैप की डायरेक्शन में हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन खत्म हुआ।
ठीक है, तो अब हम जो है डिफाइन करते हैं इसमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी आती है गॉस थ्योरम को करने से डिफाइन करने से पहले, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन देखते हैं पहले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस total number of electric field lines that is passing normally to the surface। ठीक है, ये जो लाइन है ना, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, ये वाली जो लिखी हुई है। ठीक है, ये जो लाइन लिखी है ना, कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस, नॉर्मल सरफेस के नॉर्मली ही पास होनी चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तभी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ठीक है, और इसको जो है मैथमेटिकली इसको फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये फ्लक्स इस तरह से आपका डिफाइन होता है, फ्लक्स। ठीक है, तो अब फ्लक्स की हम बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, फ्लक्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगर हम फ्लक्स को जो डिफाइन करते हैं फाई, अगर हम स्मॉल एरिया वेक्टर के लिए लिखें तो जो फ्लक्स होता है वो ई वेक्टर डॉट में डीएस वेक्टर होता है। और आपको पता है कि दो स्केलर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो डेल्टा फाई एक स्केलर क्वांटिटी है और ये होता है इस तरह से। ठीक है, और अगर आप कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना चाहते हो, कंटिन्यूस कहीं पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या इस तरह से, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। नहीं, अभी आप इसको रहने दीजिए, अभी आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो फाइव इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, ई वेक्टर डॉट में डीएस वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे अगर हमारे पास नॉर्मली, अगर हमारे पास जैसे कि हम प्लेन सरफेस की बात कर रहे थे, तो वहां पर तो हमारे पास सिंपल हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मान लीजिए कि जैसे हमारे पास, देखो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं छोटा सा, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होगा तो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात यहाँ पर ही आती है कि जैसे कि हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि अगर ये सरफेस परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, मान लेते कि अगर ये सरफेस अगर परपेंडिकुलर नहीं हुई तो क्या होगा, या आप कुछ तरह, एक सेकेंड, इसको अगर मैं थोड़ा सा टिल्टेड बनाऊं कुछ इस तरह से, आप समझ जाओगे। तो इसका जो एरिया वेक्टर है कुछ इस तरह से होगा, मतलब परपेंडिकुलर इस नॉर्मल पे जो होगा वो एन कैप इस तरफ होगा। ठीक है, या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो इस तरफ होगी। ठीक है, बट अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको क्या है, अभी क्या बोला था, पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस, तो फिर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा जो होगा उसे आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर तो थीटा 0 हो रहा था तो कोई बात नहीं थी कि cos 0 1 हो जाता है। ठीक है, पर आप अगर यहाँ पर लिखोगे तो फाइव इक्वल में हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ना, जैसे इलेक्ट्रिक, अब हम बात क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है नॉर्मली तो पास हो नहीं रही, क्योंकि वर्टिकल अगर हमने ले लिया तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से पास हो रही होंगी। इसको दूसरे कलर से दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आने के चांसेस हैं। देखो, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से दिखा दी, क्योंकि वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जाएंगी ऑब्वियसली। ठीक है, बट हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस। तो नॉर्मली कैसे पास होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कंपोनेंट ले लेंगे एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट अगर आप एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लोगे, एक तो कंपोनेंट होगा इसके प्लेन के पैरेलल में, जिसको आप बोलोगे ई साइन थीटा।
ठीक है। तो ई साइन थीटा का तो कोई रोल है नहीं है, हमें नहीं जरूरत है, हमें क्या जरूरत है ई कॉस थीटा की, क्योंकि हमें नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अब क्या है कि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्मली पास हो रही है, क्योंकि एन के पी डायरेक्शन में हमने ई कॉस थीटा ले लिया, इसीलिए हम डेल्टा फाई जो लिख रहे थे वहां पर ई इंटू डी एस, अब ई की जगह क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू डी एस। ठीक है, तो ये तो हमारी हो गई फ्लक्स के लिए डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें कि जो फाई है वो क्या है हमारे पास ई इंटू डी एस है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई बताओ, न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट होती है, और ये होता है मीटर स्क्वायर में, तो यही हो जाएगी इसके लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम -1, ये जो हो जाएगी ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है। देखिए, गॉस थ्योरम इज वेरी पावरफुल टेक्निक टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्वांटिटी, सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम ध्यान रखिए, गॉस थ्योरम जस्ट एक टेक्निक होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि फ्लक्स किसी भी सरफेस का कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस के थ्रू क्या होगा, अगर किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो वो हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं गॉस थ्योरम के थ्रू। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट जो है वो ये कहता है कि द टोटल है ना, कि द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, द टोटल फ्लक्स, क्या आप लिखो थ्रू अ क्लोज सरफेस, total flux through a closed surface is equals to the 1 upon epsilon naught times the charge enclosed। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेटमेंट। तो अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो गॉस थ्योरम क्या कह रहा है कि जो फ्लक्स है आपका वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, ध्यान रखिएगा, ये है प्रॉपर डेफिनेशन गॉस थ्योरम की, जो हमने लिखा है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। और रिमेंबर, जो सरफेस है वो आपकी क्लोज सरफेस होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हम उसको क्लोज सरफेस बना करके कई बार इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स का कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि क्लोज सरफेस है ना। ठीक है, अब दूसरा ये आता है कि चार्ज इनक्लोज का मतलब क्या है यहाँ पर, चार्ज इनक्लोज, इनक्लोज का मतलब तो यही हो गया ना कि चार्ज किसी चीज के अंदर रखा हुआ है, तो अंदर रखने का मतलब ये है कि इस कैलकुलेशन के लिए हम एक हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम करते हैं और उस सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्योंकि इसको हम गॉस थ्योरम के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम हमने गॉसियन सरफेस रख दिया। तो गॉसियन सरफेस इज जस्ट अ हाइपोथेटिकल सरफेस which is used to calculate the electric field due to the charge distribution। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई सरफेस होती नहीं है, बट उसको हम यूज करते हैं जस्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी कि गॉस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, अब ये बात आती है कि जो हमारे पास फ्लक्स होता है, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, तो इसको आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जैसे कि जो हम फ्लक्स लिख रहे थे, फ्लक्स के लिए हमने एक और डेफिनेशन लिखी थी, क्या लिखी थी, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ठीक है, बट अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज होंगे तो हमें इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करना होगा, तो इंटीग्रेशन ध्यान रखना, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए जब भी हम लिखते हैं ना तो एक छोटा सा ये लगा देते हैं, इसका मतलब होता है ये क्लोज सरफेस के लिए है, और सरफेस है इसीलिए छोटा सा एस लिख देते हैं, तो 5 इक्वल में क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एस, और हम क्या लिख रहे थे ई वेक्टर डॉट में
ds वेक्टर और इक्वल में q इंक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्रॉपर जो है हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आया। ठीक है, अब दूसरी चीज एक बात ध्यान रखिए कि गॉस लॉ जो है वो सिमेट्रिकल केसेस में ही एप्लीकेबल है। कई बार क्या होता है हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि गॉस थ्योरम एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर है। तो रिमेंबर गॉस थ्योरम जो है वो सिमेट्रिकल केसेस में ही एप्लीकेबल होता है। क्यों होता है उसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। देखो जनरली होता क्या है कि अगर हमें मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखिएगा, मैंने एक चीज ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन सिमेट्रिकल केस में पॉसिबल होती है, अनसिमेट्रिकल केस में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। तो हम बोल देते हैं अनसिमेट्रिकल केस में गॉस थ्योरम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है। बट फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स किसी भी सरफेस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं गॉस थ्योरम से। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसके नोट डाल के कि फ्लक्स कैलकुलेशन इज पॉसिबल इन ऑल केसेस with the help of the Gauss theorem, but electric field calculation is possible in some of the special cases या some of the symmetrical surfaces। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आप लिखोगे यहाँ पर ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर इक्वल में q इंक्लोज को मैं इतना लिख देता हूँ। ठीक है, q इंक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही है कि अब देखो अब किसी भी चीज का इंटीग्रल आप तभी यहाँ पर इंटीग्रल तभी पॉसिबल होगा अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल जानते हो तो। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल नहीं जानते तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, तो जब तक ये इंटीग्रल से बाहर नहीं आएगा तब तक आपके लिए इसको करना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज ये है, ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो मैंने बोल दिया कि कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस सरफेस इंटीग्रल से बाहर ले सकते हो। ठीक है, और आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कि मैं एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर करता हूँ। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने एक स्फेरिकल सरफेस कंसिडर कर ली, मान लो कि हमारे पास ये एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, तो स्फेरिकल सरफेस में आपको मैंने बताया कि नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, तो अगर आप मान लो कि यहाँ पर लिखते हो कि ई, अगर आप यहाँ पर, ठीक है, ये अभी आप रहने दीजिए, मैं इसका प्रूफ ना नेक्स्ट उसमें करा दूंगा, क्योंकि अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टिंग सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो हम न्यू वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, अभी आप जो समझना चाह रहा हूँ वो समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो आप इसकी कांस्टेंट के बाहर ले सकते हो आप, और आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बट अगर थीटा ही नोन नहीं है तो थीटा नोन नहीं होता है अनसिमेट्रिकल केसेस में। अगर आपको कोई रैंडम सरफेस दे दी तो आप एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, और जिसकी वजह से ये इंटीग्रल सॉल्व नहीं हो पाएगा, और इंटीग्रल अगर सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो जैसे बोर्ड एग्जाम्स में अगर कई बार प्रूफ पूछे लिया जाए तो क्या करा जाए, तो प्रूफ के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक जनरल एक सरफेस स्फीयर कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और स्फीयर की आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेशन, अगर मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, और अगर आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इसकी सरफेस पर लिखना, किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके लिखना चाहते हो, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे बताओ। अगर मान लो कि अगर मैंने एक इसके अंदर सरफेस ड्रॉ कर दी, ठीक है, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके लिखना चाहते हो तो आप जनरली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा किसी भी पॉइंट पर इस स्मॉल चार्ज की वजह से वो कितना होता है बताओ, कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, या क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं फ्लक्स कितना होगा। अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करते हो फ्लक्स, तो फ्लक्स कितना होगा भाई, फ्लक्स होगा ई इंटू डी एस। अभी आपको बताया था ई वेक्टर इंटू डी एस। अच्छा, चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऐसे जाती है आउटवर्ड, इस तरह से। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि स्फीयर के अंदर जो एरिया वेक्टर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मली जैसे जा रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये नॉर्मल आर डायरेक्शन में है और आर डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर बताया गया था, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा जब आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा इंटू ds। और ध्यान रखिएगा ये जो ds होता है ये गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। इसमें भी जैसे हमने E डॉट ds लिखा ना, तो ये ds होगा एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। जिस पॉइंट पर आप सरफेस इंटीग्रल कर रहे होंगे उस सरफेस में जो गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ करी है उसका एरिया होता है ds। तो ds कितना हो जाएगा आपके केस में, ds हो जाएगा आपके पास में 4πr²। ठीक है, क्योंकि जो सरफेस होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, बोलो 4πr² हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपके पास में इंटू 4πr²। ठीक है, और ठीक है, तो अब आप ठीक है, अच्छा इसको ना आप एक ये हमने एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मान लो फ्लक्स कैलकुलेट करा है, क्योंकि ऐसे तो हमें पूरी सरफेस से इंटीग्रल करना है ना, हालांकि आएगा यही, पर फिर भी आप इसको डी फाई लिख लो। तो डी फाई हमने ऐसे बताया था, क्लोज इंटीग्रेशन ई। ठीक है, तो ई लिख लिया हमने, और चलो इसको एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको आप शुरू से ही डी मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका डी फाई था, क्योंकि डी फाई के इंटीग्रेशन से आपको मिला फाई, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में एंगल कितना है, ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो तो 1 हो गया। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है आपका, उसको आपने बाहर लिख लिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और यहाँ पर क्लोज सरफेस पे था। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जो देगा वो देगा एस, और एस क्या है, स्फीयर की सरफेस है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है बोलो, 4πr²। पर रिमेंबर ये आर जो है ना, ये आर आप जहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं वहां का रेडियस है, क्योंकि गॉसियन मान लो आप कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हो इस पॉइंट पर, अगर आप कैलकुलेशन इस पॉइंट पर कर रहे हो मान लो, तो आपको आपका जो गॉसियन सरफेस है इस तरह से बनानी होगी। अगर मान लो आप यहाँ पर कंसीडर कर रहे हो तो आपको फिर गॉसियन सरफेस जो है वो यहाँ पर बनानी पड़ेगी इस तरह से कुछ। ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इंटू 4πr²। अब ये आपने कैलकुलेट करा हुआ है, क्या करा हुआ है, q/4πε0r² इंटू 4πr², ये कैलकुलेट करा था। अब देखो 4πr² से 4πr² कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, q/ε0। तो ये जो स्फीयर का जो हमने प्रूव करा गॉस थ्योरम का, कि फ्लक्स जो आया वो कितना आया, q/ε0। अब आप देख सकते हो कि हमने वहां पर क्या लिखा था, क्यू इनक्लोज होना चाहिए। तो क्यू इनक्लोज अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी सरफेस बनाओगे तो क्यू इनक्लोज तो स्मॉल क्यू ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए स्मॉल क्यू आ गया हमारे पास, क्यू इनक्लोज। तो यहाँ से जो ये छोटा सा प्रूफ था ये हमारा प्रूव हो गया कि फाई इक्वल में क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्यू को आप क्यू इनक्लोज लिख दो, क्योंकि क्यू इनक्लोज की वैल्यू क्यू है। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारा, ये हमने थ्योरम का प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड से के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, इससे एप्लीकेशन से रिलेटेड बात होगी। मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से रिलेट करके कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें होंगी। ठीक है, सिमेट्रिकल ध्यान रखिए, सिमेट्रिकल केस का मतलब ये भी होता है कि अगर रेडियस जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन जब हम एप्लीकेशन के टाइम पर डिस्कस करेंगे तो उसी टाइम हम बात कर लेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर, और ज़्यादा डिटेलिंग में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सो आप अभी गॉस थ्योरम से रिलेटेड इतना कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।